नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपके लिए ला रहे हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th का क्रैश कोर्स। ये फिर से हमारा क्लास 10th का सीरीज का जो कि हमारा बायोलॉजी का सीरीज चल रही थी। इसका मतलब क्या है कि कुछ दिनों से हम आपके लिए वीडियो नहीं ला रहे थे, वो हमारी कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। लेकिन हम पुनः एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं लगातार सीरीज का, और ये लगातार आपके एग्जाम तक चलेगी। हाँ, इसमें बीच में कुछ इशू आएगी तो उसके लिए सॉरी, एक दो दिन के लिए वीडियो रुक सकती है। हालांकि हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा ये 10th बायोलॉजी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 10th बायोलॉजी, और ये हमारा इससे पहले हमने आपको 100 क्वेश्चन दे चुके हैं। इससे पहले 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो कि 20-20 के रूप में 5 वीडियो मिला है। अब जो हमारा स्टार्ट होने जा रही है वो टॉप 30 क्वेश्चन के लेवल से चलेगी, यानी हर वीडियो में आपको टॉप 30 क्वेश्चन मिलेगी। इसके अब कुछ दिन बाद हम अब जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आएंगे हम 50-100 क्वेश्चन करने लगेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका ऑप्शन ए है लीवर, बी है अग्न्याशय, सी है अंडाशय और डी है हमारा एड्रिनल। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो हमारा लीवर है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हमारा लीवर है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 2 है कि गवाइटर अथवा घेगा पनपता है। गवाइटर अथवा घेगा रोग जो होता है हमारा वो किस कारण से पनपता है? यही क्वेश्चन हमारा, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि गवाइटर अथवा घेगा रोग पनपता है, वो किसके कारण पनपता है? जिसका ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी है आयोडीन की कमी से, सी है रक्त की कमी से और डी है मोटापा से। तो गवाइटर अथवा घेगा रोग जो हमारा पनपता है वो हमारा आयोडीन की कमी से पनपता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? जिसका ऑप्शन है थायराइड, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है यूरिसिन। क्वेश्चन है हमारा कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है। तो थायरॉक्सिन का स्रवण हमारा थायराइड में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायराइड में होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 4 है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, जिसका ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो वो हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को मानव का डायलिसिस थैली कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। देखिए हम चाहे तो इस क्वेश्चन को, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको विद डिटेल भी ला सकते हैं, बट हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के कारण आपके एग्जाम में 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से हम नहीं डिटेल में नहीं ले चल रहे। अगर आपको चाहिए कि सर नहीं आप इस वीडियो को डिटेल में लेकर चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो हम वो भी करने का प्रयास करेंगे, पहले ये सीरीज खत्म होने के बाद। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसका ऑप्शन है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन और डी है विस्थापन। तो भोजन का पचना हमारा क्या है? वो उपचयन प्रक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे ए सही होगा। भोजन की प्रक्रिया हमारा उपचयन प्रक्रिया है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 6 नंबर है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन ए है एब्सिसिक अम्ल, बी है हमारा जिब्रेलिन, सी है इथाइलिन और डी है ऑक्सी। तो कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो हमारा है वो इथाइलिन, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। सी इथाइलिन क्या होता है? वो हमारा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 7 है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो हमारा जिसका ऑप्शन ए है हमारा ग्राही, बी है प्रभावक, सी है उत्तरदायित्व और डी है बेचैनी। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, तो हमारा वो क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, ग्राही होगा। ग्राही क्या है हमारा? वो उद्दीपन की पहचान कराती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनक संचारित रोग नहीं है? जिसका ऑप्शन है एड्स, बी है हमारा गोनोरिया, क्या बी हमारा गोनोरिया और सी है सिफिलिस, डी है टाइफाइड। तो निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी टाइफाइड। टाइफाइड हमारा यहाँ पे क्या होता है? वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। बाकी जो हमारा एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस ये सब क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर
ऊपर स्थित होती है, जिसका ऑप्शन ए है गोनेड्स, बी है पिट्यूटरी, सी है अग्नाशय और डी है एड्रिनल। तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो हमारा होती है एड्रिनल, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। एड्रिनल जो होती है वो क्या होती है? वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 10 है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, जिसका ऑप्शन है हमारा प्रकाशग्राही, बी है पर्णग्राही, सी है श्रवणग्राही और डी है स्पर्शग्राही। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो हमारा है श्रवणग्राही, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है वो हमारा श्रवणग्राही है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 11 है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी है पिनियल ग्रंथि, सी है अधिवृक्क ग्रंथि और डी है अवटु। तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारा वो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो क्या होती है? वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 12 नंबर है कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसका ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि से, बी है पीयूष ग्रंथि से, सी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से और डी है अधिवृक्क ग्रंथि से। तो एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो वो किससे स्रावित होता है? तो वो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 13 है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, जिसका ऑप्शन है कान, बी है आंख, सी है नाक और डी है दिमाग। तो निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो हमारा है दिमाग, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। डी क्या, दिमाग क्या होता है हमारा? वो संवेदी ग्राही अंग नहीं है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 14 नंबर है कि मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु निकलता है, जिसका ऑप्शन है प्रम मस्तिष्क से, बी है अनुमस्तिष्क से, सी है पोन्स से और डी है मेडुला से। तो मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो हमारा मेडुला से निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 15 हमारा कि निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जिसका ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी है ऑक्सीन, सी है एथाइलिन और डी है एब्सिसिक अम्ल। तो निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो हमारा एथाइलिन है। एथाइलिन जो होता है हमारा वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, जिसका ऑप्शन है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी है साइटोकाइनिन। डी है क्या हमारा? साइटोकाइनिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हमारा साइटोकाइनिन है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। साइटोकाइनिन क्या वो एक पादप हार्मोन है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? अथवा दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? जिसका ऑप्शन है ध्रुमिका, बी है सिनेटिक दरार अर्थात सिनेप्स, सी है एक्सॉन और डी है अवेग। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सिनेटिक दरार यानी सिनेप्स आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेटिक दरार, या दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? सिनेटिक दरार, उसी को सिनेप्स कहा जाता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 18 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी है उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है तो वो हमारा सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 19 नंबर है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? जिसका ऑप्शन है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुकोशिकीय जीव में से निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो उपयुक्त दोनों होगा, अर्थात रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 20 नंबर है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं, यहाँ पे तंत्रिका है, यहाँ पे तंत्रिका नहीं हुआ, तंत्रिका होगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे एक बूंदा आएगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? जिसका ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 21 नंबर है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं।
प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, जिसका ऑप्शन है मेरुरज्जु, बी है मस्तिष्क, सी है पेशी उत्तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो वो हमारा मेरुरज्जु में बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 22 है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, जिसका ऑप्शन है जनन ग्रंथि, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 23 नंबर की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसका ऑप्शन है नलिका विहीन, बी है नलिका युक्त, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है तो वो क्या होती है, वो हमारा नलिका विहीन होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, वो नलिका विहीन होती है। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 24 है कि लैगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। लैगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, जिसका ऑप्शन है यकृत में, बी है मस्तिष्क में, सी है पक्वाशय में और डी है आग्नाशय में। तो लैगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है तो हमारा किस में पाया जाता है, तो आग्नेयाशय में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। लैगरहैंस की द्वीपिकाएं आग्नेयाशय में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 25 नंबर है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जिसका ऑप्शन है हमारा ऑटो अमनता, बी है ऑटो अल्पक्रियता, सी है मिक्सिडीमा और डी है आग्नाशय में है, क्या आग्नाशय। तो देखिए थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है और किस में होता है, तो वो अग्नाशय में उत्पन्न होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 26 है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, जिसका ऑप्शन है इंसुलिन, बी है ग्लूकागॉन, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वो हमारा इंसुलिन भी होता है और ग्लूकागॉन भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दोनों हमारा आंसर होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 27 है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, जिसका ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एफसीसी कम्प और डी है सभी। यही सही है, सभी सही है। तो देखिए पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो वो हमारा होता है एसिटिक अम्ल के कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 28 है कि स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसका ऑप्शन है श्रावण, बी है परिशोधन, सी है अनुक्रिया और डी है पुनर्भरण, क्या पुनर्भरण। तो देखिए स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो वो पुनर्भरण द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 29 नंबर है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जिसका ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, बी है गुरुत्वानुवर्तन, सी है जलानुवर्तन और डी है रसायनुवर्तन। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है वो क्या है हमारा, तो गुरुत्वानुवर्तन है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है, गुरुत्वानुवर्तन। देखेंगे अगले प्रश्न को, एंड हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, जैसा कि हमने बताया कि टॉप 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है हमारा, वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, बी है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, सी है पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है और डी है हमारा क्या है, डी है हमारा परम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स क्या है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, तो वो हमारा पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। साथियों यहाँ पे ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ, एंड ये आज से जो हमारा सीरीज फिर से हम पुनः स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये फिर से अच्छा लगेगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए अगर आप हमारे वीडियो को ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं। एंड साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक लाइक हमारे लिए बहुत ही एक मनोबल ऊंच करने के लिए काम आती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।